हेलो दोस्तों, ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं इंजीनियर गौरव सौ कॉर्पोरेट ट्रेनर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने लैंड रिक्लेमेशन के बारे में बात करी थी। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, लैंड रिक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, ये सब जाना था। इसके साथ साथ हमने जाना था कि लैंड रिक्लेमेशन की क्या क्या टाइप होते हैं और कहां पे हम करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस किस मेथड से हम लैंड रिक्लेमेशन कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लैंड रिकग्निशन का सिंपल सा मतलब है कोई नॉन यूजेबल एरिया है उसे अपने यूज के अकॉर्डिंग चेंज करना ताकि हमारे लिए वो एक वैल्यूएबल एरिया बन सके। जैसे कि आप सभी को पता है, जो नेचुरल लैंड है वो हमारे पास लिमिटेड है। अब हमें उसे एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड हम कैसे कर सकते हैं? किसी अनयूजेबल एरिया को रिक्लेम करके या किसी सबमर्ज्ड एरिया को वहां से पानी हटाकर और वहां पे एक आर्टिफिशियल लैंड या आइलैंड बनाकर हम उसे रिक्लेम कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन होता है लैंड रिक्लेमेशन का। तो क्या क्या मेथड से हम लैंड रिक्लेमेशन करते हैं? तो सबसे कॉमन मेथड जो हम कोस्टल एरिया में या रिवर साइड में करते हैं उसे हम कहते हैं ड्रेजिंग। और ड्रेजिंग का सबसे बेहतर एग्जांपल है दुबई। दुबई में सबसे ज्यादा ड्रेजिंग की मेथड से ही लैंड रिक्लेम किया गया है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो पाम जुमेरा, वर्ल्ड आइलैंड, ऐसे बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिसे लैंड रिक्लेमेशन की मदद से किया गया है। अब ड्रेजिंग में क्या इन्वॉल्व रहता है? अगर मैं आपको एक सिनारियो बताऊं, आपको समंदर के बीच में एक आइलैंड तैयार करना है, वहां पे आपको एक जमीन तैयार करनी, लैंड तैयार करना है, बट वहां पे तो पानी भरा हुआ है, तो आप उसे कैसे तैयार करेंगे? वहां पे आपका काम आता है ड्रेजिंग। ड्रेजिंग में एक स्पेशल काइंड ऑफ शेप, समंदर के सतह में जो सैंड मौजूद रहता है उसे वैक्यूम की मदद से ऊपर खींच लेता है और अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और जिस पर्टिकुलर एरिया में हमें वाटर हटाना है और हमें लैंड रिक्लेम करना है या एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना है, वहां पे उस सैंड को पंप आउट किया जाता है। पंप आउट करने से क्या होता है? कंटिन्यूअसली पंप आउट करने से उस पर्टिकुलर एरिया में हमारा सैंड का सैचुरेशन बढ़ता जाता है। सैंड नीचे सेटल होते हुए टॉप तक आ जाता है और खुद में सेल्फ कॉम्पैक्ट होते हुए एक तरीके का लैंड मास बनकर तैयार हो जाता है या एक तरीके का हमारा लैंड बनकर तैयार हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा ड्रेजिंग का एग्जांपल। अगर मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊं, ड्रेजिंग में भी दो टाइप होते हैं, मैकेनिकल ड्रेजिंग और हमारा हाइड्रोलिक ड्रेजिंग। मैकेनिकल ड्रेजिंग में हमारा एक्सकेवेटिंग मशीनरीज इन्वॉल्व रहती है जो पानी के अंदर से सेडिमेंट्स, जो कि हमारा सैंड हो सकता है, रॉक हो सकता है, सेडिमेंट्स, डिब्री, ये सबको अपने अंदर स्टोर करते हुए एक पर्टिकुलर एरिया में पंप आउट किया जाता है जिससे कि वहां पे हमारा एक लैंड मास तैयार हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा हाइड्रोलिक ड्रेजिंग। हाइड्रोलिक ड्रेजिंग में हमारा वाटर जेट की मदद से हमारा जो सेडिमेंट है उसे लूज किया जाता है और जिस पर्टिकुलर एरिया में यूज है वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोलिक ड्रेजिंग। इसके बाद आता है हमारा एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट को एक तरीके से ये समझ लीजिए कि एक पेरीमीटर में पूरी तरीके से बाउंड्री बनाया जाता है, उसके अंदर जितना भी हमारा वाटर है उसे पंप आउट किया जाता है, वहां पे हमारी डिब्रीज भरी जाती हैं, सैंड भरा जाता है, मतलब उसे एक आइलैंड की तरह तैयार किया जाता है। और साथ साथ इसके जो पेरीमीटर है वहां पे डाइक्स और लीफ्स बनाए जाते हैं जिससे हमारा जो शोर लाइन का वाटर है वो उसके अंदर ना आ सके और वो हमारा एक वेल कॉम्पैक्टेड आइलैंड या लैंड में तैयार हो जाए। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन डाइक्स एंड लीफ्स का। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आता है इंपोर्टेड फिल। मतलब कि किसी पर्टिकुलर एरिया से हमारा फिलर मटेरियल को लाकर किसी और एरिया में फिल करने से भी हम लैंड रिक्लेम किया जाता है। ये जनरली हमारा मार्शी एरिया या वेटलैंड्स में किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरे एक पर्टिकुलर हिली रीजन में काफी ज्यादा रॉक्स मौजूद है, एक रीजन में मेरा काफी ज्यादा सैंड और सॉइल या किसी और तरह का डिब्री मौजूद है। मुझे एक कोस्टल एरिया में एक हार्ड स्ट्रेटा बेस प्रोवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा? यहां से मैं रॉक लेकर आऊंगा, यहां से मैं सेडिमेंट्स लेकर आऊंगा, यहां से मैं सॉइल लेकर आऊंगा, यहां से सैंड लेकर आऊंगा और हमारे शोर लाइन या वेटलैंड पर लाकर उसे डंप किया जाएगा। कंटिन्यूअसली डंप करते रहने से उसके अंदर का वाटर एक्सट्रैक्ट हो जाता है और हमारा जो फाइनल गोल रहता है लैंड रिक्लेम करने का वो हमें अचीव हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड आता है क्रिएशन ऑफ पोल्डर्स। अब ये क्या होता है? जैसे कि हमारे दलदली एरिया में आपको पता है दलदल में मिट्टी और पानी का कॉम्बिनेशन रहता है। अगर हम इस मिट्टी में से पानी को एक्सट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास सिर्फ एक मिट्टी बचेगा, एक ड्राई मिट्टी या एक सॉलिड बेस बचेगा। जब तक उसमें वाटर इन्वॉल्व रहेगा वो एक मशी लैंड रहेगा, वहां पे कंस्ट्रक्शन कर पाना इम्पॉसिबल रहता है। अगर मैं आपको इसका एक रिसेंट एग्जांपल बताऊं तो हमारा नवी मुंबई जिस लैंड पर बेस्ड है
वो एक मार्शी लैंड हुआ करता था या एक दलदली लैंड हुआ करता था। इसमें स्पेशल प्रोसेस की मदद से अंदर पोरस पाइप डालकर इसके अंदर की जितनी भी मॉइस्चर और वाटर कंटेंट था उसे काफ़ी हद तक कम किया गया, हमारे लैंड को स्टेबलाइज किया गया और आज आप देख सकते हैं हमारा एक नया मेट्रो सिटी बनकर तैयार है जिसका नाम है नवी मुंबई। इस तरीके से बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे लैंड रिक्लेमेशन के, जैसे कि हाइड्रोलॉजिकल मेथड जिसमें कुछ स्पेशल केमिकल या लाइम या फ्लाई ऐश को यूज करके हमारे सॉइल की या हमारे मार्शी लैंड की या सॉइल की स्टेबलाइजेशन को चेंज किया जाता है, उसे स्टेबल किया जाता है। इसके साथ साथ स्पेशल तरीके के पेड़ भी उगाए जाते हैं जो उस सॉइल को स्टेबल करके रखे, होल्ड करके रखे, किसी भी तरह की कटाव ना हो पानी की वजह से। तो ये सारे हमारे लैंड रिक्लेमेशन के अलग अलग प्रोसेस में आते हैं। हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर और वहाँ की जियोलॉजिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग इसमें से कोई भी प्रोसेस इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानना है कि इसके क्या क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन थैंक यू सो मच।